नमस्कार मित्रों, मैं विकास आपका अपनी ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं लगातार आपको जीएस के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन करके लेकर आ रहा था, जीएस की सीरीज करा रहा था, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, जैसे यूपी में वीडियो और टेट वगैरह था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं 4-5 दिन वीडियो अपनी नहीं ला पाया, जो कि अब आपको आगे कंटिन्यू मिलती रहेगी। लेकिन मैं पहले आपको जानते हैं कि मतलब मोबाइल से पढ़ाता था, आती थी वीडियो, लेकिन अब मैं आपके लिए जो है डिजिटल बोर्ड नहीं, मतलब व्हाइट बोर्ड पर जो है क्वेश्चन लिखूंगा, उसका ऑप्शन लिखूंगा, फिर आपको यहाँ पर ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वहां पर कुछ लोग कहते थे मतलब आ तो जाता है समझने में, लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देख, क्वेश्चन को मैं अपने मोबाइल से ही कराऊंगा आपको, क्योंकि पीडीएफ मैंने इसी में बनाई हुई है। पहला क्वेश्चन आपका है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है आपका थोरियम, यूरेनियम, नंबर 3 आपका प्लूटोनियम, अगला ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें सही आंसर आपका करेक्ट है यूरेनियम। इसमें सही ऑप्शन इसका जो है यूरेनियम है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है ये भी आप बताएंगे। थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनाजाइट। बालू जो है वो थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट बालू। आप जानते होंगे कि मोनाजाइट बालू जो है, केरल जो हमारा राज्य पड़ता है, मतलब हमारा जो केरल राज्य है हमारे देश में, ये जो उसका तटीय क्षेत्र है, वहां का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक पाया जाता है। आपसे पूछता भी है कि मतलब केरल के तटों पर कौन सा मतलब अयस्क की जो है बालू पाई जाती है, तो वो है उसका मोनाजाइट जो है। अब आपका जो है ये प्लूटोनियम दे रखा है आपका, ये इससे रिलेटेड नहीं है। पिच ब्लेंड का जो है किसका अयस्क हो गया? आपका यूरेनियम का हो गया। और इसका जो यूरेनियम का परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक जो है, तो उसका होता है 92, यूरेनियम 238। ये आपका पूछा भी बहुत जाता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जाता है। ये ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब जैसे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान से इसका परमाणु क्रमांक जब घटा देंगे तो उसमें जो है आ जाएगा आपका जो है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका आ जाता है 146 जो है, ये आपकी न्यूट्रॉन संख्या आ जाती है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए आप ये मत समझिएगा जो है कि मैं मोबाइल से जो है आपको आंसर सही करा रहा हूं। मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं कि केवल जो है ऑप्शन ये लिखा हुआ है, आंसर उसका टिक नहीं है। आपका अगला प्रश्न है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दे रखा है ऑपरेशन विजय, आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑपरेशन शक्ति, आपका तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा,
चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। ये आपका दिया हुआ है। 1998 में जब हमारे यहाँ पोखरण में परिप्रमाण परीक्षण हुआ था तो उसका जो कोड था वो आपका था ऑपरेशन शक्ति। ये भी बहुत पूछा जाता है कि उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और जो आप जानते होंगे ये जो स्माइलिंग बुद्धा है ये हमारा प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में, ये उससे संबंधित है, प्रथम परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो उसका क्या ऑपरेशन का नाम बहुत पूछा जाता है, अक्सर ही स्टैटिक जीके का प्रश्न हो जाता है ये। तो ये आपका हो गया ऑपरेशन शक्ति। और जो आपका प्रथम परमाणु परीक्षण था वो आपका जो उसका कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है बायोलॉजी से। विटेकर को आप कुछ जानते होंगे, जो लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए या मतलब बाकी सब्जेक्ट के लिए तो उनको पता होगा कि विटेकर कौन थे। विटेकर ने जीवों का वर्गीकरण, जीवधारियों या जीवों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकृत किया है या भागों में किया है, भागों में किया है। तो इसका ऑप्शन आपके पास दे रखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो है आपका वो हो गया 5। तो इसमें जो आपका सही आंसर है आप बताएं, आप बताना चाहेंगे। तो इसमें सही आंसर है जो विटेकर ने दिया था वो 5 का किया था, लेकिन जो कैरोलस नीलियस ने दिया था ये जो दो दे दिया था इनको कैरोलस लीनियस। अच्छा एक चीज जानते होंगे आप कि जो है कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता जो है इन्हीं को कहा जाता है, वर्गीकी का पिता। और जो है ये अब 3 जो है जीवधारियों का 3 भागों में भी मतलब इनको विभक्त किया था। किसने किया था? ये आपके अर्नेस्ट हैकल थे, अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप ये साथ ही साथ नोट करते जाइएगा क्योंकि हम अगर जो साथ ही तुरंत नहीं वो इरेज करेंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है चौथा जो है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम, बी ऑप्शन आपका दे रखा है नाभिक, सी ऑप्शन आपका दे रखा है अंतःद्रव्य जालिका, चौथा ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
कॉन्ट्रिया, ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो इसमें आप गैस करेंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें राइबोसोम दे रखा है, नाभिक दे रखा है, अंतःद्रव्य जालिका दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर है अंतःद्रव्य जालिका। इसकी खोज जो है, इसकी खोज पोर्टर ने की थी। आप देखिएगा जैसे पूछा जाता है मतलब अंतःद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो पोर्टर कहीं कहीं पर मतलब इसके आगे का भी लिख के आएगा, जेके पोर्टर करके है इनका। तो आप ध्यान रखिएगा कि मतलब पोर्टर राष्ट्र में लिखा होगा तो आप इसको कर दीजिएगा। अच्छा, राइबोसोम जो है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन का घर कहा जाता है, प्रोटीन का घर कहा जाता है राइबोसोम को। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप जानते हैं कि कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी आप जानते होंगे, रॉबर्ट हुक जो थे आपके। किस सन में की थी ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। हम लोग सोचते हैं कि आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर करें जिससे आपको लाभ हो सके। आपका अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित जानवरों में किसकी आंत, अंग्रेजी में इसको इंटेस्टाइन कहते हैं, आंत सर्वाधिक लंबी होती है, सर्वाधिक लंबी होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, नंबर 1 खरगोश, इसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन ही टिक करना है। लोमड़ी, बाघ। देखिए बनाने के लिए तो ऑप्शन हम कहीं से भी बना दे, मतलब आंसर उसका रख दे, लेकिन हम ऐसे रखना चाहते हैं कि आप जैसे बड़ा देखें तो आप सोचेंगे जैसे इसमें आंसर अभी आपको हम बताते हैं कि क्या होगा। बाघ और आपका आ जाता है कुत्ता। आपको लगेगा कि मतलब जैसे अब इसमें इसका आंसर जो है आपका खरगोश है, तो आप सोचेंगे कि मतलब खरगोश की आंत क्या बहुत बड़ी होगी, तो आप इसमें या 3 में से ज्यादातर टिक करेंगे, तो उसी गलती से आपको बचाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। आपका अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है तो इसका ऑप्शन देखिए आपके पास लिखा हुआ है, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, दूसरा है आपका सरकारी तथा कृषि क्षेत्र, तीसरा है आपका निजी तथा औद्योगिक क्षेत्र, तो बताइए आप 3 ही में से बताइए कि कौन सा है आपका। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका है सरकारी तथा निजी क्षेत्र। आप जानते होंगे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है, हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था है, मतलब कहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, विकसित देशों में आपको पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था मिलेगी, हमारे देश में आपको क्या कहते हैं
मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलेगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से हो गई है ये, तो आप जानते होंगे कि जब से उदारीकरण वगैरह किया गया है, जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991 में, तभी से जो है 3 चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था। एलपीजी, ये आप एलपीजी गैस मत समझ लीजिएगा, ये था लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण, उससे पहले तो लाल फीता शाही शासन चलता था। ये प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जिसका आजकल भी काफी विरोध हो रहा है। और ये है ग्लोबलाइजेशन, ये आपका होता है वैश्वीकरण, जो आपका एफडीआई वगैरह आता है वो इसी तहत आता है। ये आपका हो गया वैश्वीकरण। अच्छा, ये बहुत पूछा जाता है कि उस समय के अर्थशास्त्री कौन थे, तो उस समय जो अर्थशास्त्री थे हमारे वो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। और उस समय जो सरकार थी वो, उसमें प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, तो उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अगर जो कोई मिस्टेक हो जाए वो आप हमको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति हैं, हम ही लोग भूल भी सकते हैं, हम लोग भी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, हम ऐसे प्रश्न कराते हैं कि आपको यदि हम 20 प्रश्न करा रहे हैं तो आपके 50 जरूर हो जाएं। आपका अगला प्रश्न आ रहा है 7 नंबर। 7 नंबर है आपका, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? कौन सा है? नंबर 1 आपका एसबीआई, नंबर 2 आपका आरबीआई, नंबर 3 आपका जो है वो है नाबार्ड, नंबर 4 आपका जो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, तो इसमें आप जो है, इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, पीएनबी। तो इसमें सही आंसर आपका है जो नाबार्ड। अच्छा, नाबार्ड जो है ये कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई, वो भी पूछा जाता है, 1982 में हुई थी। अच्छा, ये किस समिति पर इसका गठन हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था बी शिवरामन समिति के आधार पर हुआ था। बी शिवरामन समिति के आधार पर हुआ था। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये आप बताएंगे? एसबीआई की स्थापना जो है, या एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी आप हमको बताएंगे कमेंट में। ये 2 प्रश्न बहुत चर्चित हैं, इसीलिए हम इनको बता नहीं रहे हैं, वरना हम बता देते। आप लोग भी तो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? देखिए, प्रश्न जो है हम आपके लिए बहुत अच्छे ला रहे हैं। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार हैं यार? देखिए, उत्पादन के आधार पर जो है आपके अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 1, 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो इसका आंसर बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। इसमें जो है आपके इसमें आपके जो है 3 प्रकार के होता है। उत्पादन के आधार पर आपका 3 प्रकार का है। एक है आपका कृषि क्षेत्र, आपका है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा आपका है
सेवा क्षेत्र। अच्छा, आप एक चीज और जानते होंगे कि मतलब जो है आपका बहुत पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ये कौन सा प्राथमिक जो है प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है या द्वितीयक के अंतर्गत आता है, द्वितीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। द्वितीयक कार्य जो है मतलब कौन सा कार्य ये प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, द्वितीयक के अंतर्गत आता है, तृतीयक के अंतर्गत आता है। तो आपका ये सही क्रम लिखा हुआ है। कृषि क्षेत्र यानी इससे बने जो उत्पाद होगा, कृषि क्षेत्र मतलब जितना भी उगाया जाएगा या जो होगा वो आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कच्चा मटेरियल जो रहेगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उससे बना हुआ निर्माण जो रहेगा वो आपका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका जैसे स्वास्थ्य है, पुलिस है, ये सब जो है आपका जो मतलब जिससे हमें सुविधाएं मतलब सेवा मिलती है उस तरीके से वो सब सेवा क्षेत्र आ जाता है। शिक्षा है, ये आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से जो है देखिए तो आपका कितना 3 से 6 प्रश्न, 4 प्रश्न बन गया आपका। एक तो इसका आपने आंसर जान लिया, दूसरा आपने मतलब कितने प्रकार के सेवा क्षेत्र है, कौन कौन से हैं वो आपने जान लिए, और किस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है ये भी आपको पता चल गया। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। सोचते हैं जल्दी जल्दी आपको 20 प्रश्न करा दें वरना वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। क्या हो जाता है जब आप लोग लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग उसको स्किप कर देते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर का आकार बड़ा था पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो इसमें आपका सही आंसर है पहली पीढ़ी। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज जो है आपके वो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए वैसे तो हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज लाने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि टॉपिक लड़के बहुत ज्यादा हर जगह से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर जो जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं प्रैक्टिस तो तब तक आप टॉपिक चाहे जितना पढ़े हो आपका सही तरीके से हो नहीं पाता है। जब तक आप प्रैक्टिस तो मस्त है, ये मान के चलिए। अब आपका अगला प्रश्न है 92वां संविधान संशोधन के तहत 92वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दे रखा है 1, 2, तीसरा आपका है 3, चौथा है आपका 4। तो आप बताएंगे कि कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसमें आपका सही आंसर है ये आपका है 4। इसमें कौन कौन सी थी? इसमें आपकी बोडो थी, डोंगरी थी, मैथिली थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी थी। ये आपकी 4 भाषाएं थी। ये संविधान जो हुआ था, ये संशोधन ये आपका 2003 में हुआ था। अच्छा, इसमें जो भाषा वाला संविधान है इसमें 3 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था और 21वां शायद संविधान संशोधन उसको कहते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 का था। इसमें केवल सिंधी जोड़ी गई थी। इसमें केवल सिंधी जोड़ी गई थी।
और जो आपका 71वां संविधान संशोधन था, 71वां, उसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन आपका था 1992 का। डेट अगर जो थोड़ा बहुत हो तो आप देख लीजिएगा, 1992 का एग्जैक्ट डेट जो है, हाँ शायद 1992 कंफर्म है हमारी सब। तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो था आपका मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। अच्छा एक चीज हम देखेंगे, कोंकणी आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता, यहाँ पर जो आपकी संथाली जोड़ी गई थी। उससे पहले कोंकणी आपकी जुड़ चुकी थी। ये मिस्टेक देख लेना, हो जाती है इधर। तो ये आपका जो है संथाली है, इसमें 4 भाषाएं होगी। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 जो हुआ था, उसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और जो आपका ये क्या कहते हैं, मतलब पहला संविधान संशोधन था, मतलब 21वां, वैसे नंबर 21वां था, लेकिन भाषा में जो पहला था वो था 21वां संविधान संशोधन 1967। उसमें आपकी सिंधी जोड़ी गई थी। और जो आपका दूसरा था वो था आपका 71वां संविधान संशोधन, जो है क्या कहते हैं 1992, वो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जोड़ी गई थी। और ये तो आपका हो गया। ये चौथा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या है, लिखने में भी गलती हो जाती है जब देखो कुछ थोड़ा बहुत। हमारे संविधान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की सदस्यता किस देश के संविधान से ली गई है? अगला प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है। हमारे संविधान में हमारे संविधान में राज्यसभा में मनोनीत राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की सदस्यता किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? ऑप्शन आपका है जापान, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा आपका आयरलैंड। तो इसमें आपका सही आंसर जो है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, ये आपका आयरलैंड से। जापान से आप जानते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा से आप जानते होंगे कि यहाँ से संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से है। ऑस्ट्रेलिया से आप जानते होंगे समवर्ती सूची जो है हमारी, समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया से है, समवर्ती सूची। और आयरलैंड से तो आपका ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की सदस्यता जो है, ये हमारा आयरलैंड से है। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं? पड़ोसी देशों से लगती हैं। नंबर 1 आपका है 11,
12, 14, अरे सी डी 16। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? ये आपका सही आंसर 16 है। अच्छा, इसमें जो है पड़ोसी देशों से पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पड़ोसी मतलब पड़ोसी मतलब कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये नहीं पूछा है कि मतलब आपके देश से कितने पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। अपने आपके देश में जितने राज्य हैं उनकी सीमा मतलब कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लग जाती हैं। तो आप जानते हैं कौन कौन से राज्य कितने मतलब देश हैं। तो आपका चाइना हो जाता है, चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और क्या कहते हैं उसको, म्यांमार है, आपका मालदीव हो जाता है, आपका भूटान हो जाता है, और देश जो हैं देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो आपकी चाइना के ना, वो सबसे ज्यादा है तो आपकी बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश में इसके साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक लगती है। ये बांग्लादेश के साथ में अपने यहाँ की 4000 कुछ सीमा जो है, एग्जैक्ट डेटा मुझे इस समय नहीं है ध्यान है, तो लगती है। अच्छा, सबसे कम लगती है वो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है वर्तमान में। पाकिस्तान चीन के साथ में 33 कुछ आ जाता है, 3323 या 3333 करके आ जाता है। पाकिस्तान के साथ में भी ऐसा ही। म्यांमार के साथ में लगती है, मालदीव के साथ में कौन सा डिग्री चैनल बनता है हमारे यहाँ का, जो क्या कहते हैं वो लक्षद्वीप है, वहां से जो मिनिकॉय और इसके बीच में जो है कौन सा डिग्री चैनल बनता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप अपना सजेशन जो है कमेंट में जरूर करिएगा, किस हिसाब से मतलब उसी हिसाब से हम आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, जिससे आपको आगे अच्छे से अच्छे बताते रहेंगे। आपका फायदा होना चाहिए, बस ये हम चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जिसे तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। ये आपका आ जा रहा है, हाँ 14 नंबर। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जिसे तोरण द्वार का नगर कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जिसे तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, हड़प्पा, तीसरा आपका कुणाल है, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सही आंसर आपका जो है वो है हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। कुणाल ये जो है आपका, ये हरियाणा का जो स्थल है ये वहां पाया जाता है कुणाल में, ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। यहाँ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, चांदी के मुकुट। ये प्रश्न एसएससी में शायद पूछा गया है कि यहाँ मतलब कुणाल मतलब चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका हरियाणा में कुणाल मतलब जो पड़ता है वहां से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न जो है,
आपका ये 14 प्रश्न है। 14 नंबर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस नगर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहते हैं? व्यापार का चौराहा कहते हैं इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, कांगेडोर, तीसरा है आपका काको, चौथा है आपका बालाकोट। तो इसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। कांगेडोर जो है आपका, ये आपका हड़प्पा का व्यापार का चौराहा कहा जाता है। अच्छा, एक चीज हम बता दें, ये आपको ये जितने भी स्थल हैं चार के चारों, ये चारों स्थल बंदरगाह वाले स्थल हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये चारों स्थल जो हैं ये बंदरगाह युक्त स्थल थे। लेकिन इसमें व्यापार का चौराहा किसको कहा गया? वो कांगेडोर कहा गया। लोथल तो आप जानते हैं कहाँ स्थित है, काको, बालाकोट, ये सब जो है ये बंदरगाह युक्त शहर थे। तो जैसे आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे आपसे ऑप्शन दे देगा, मतलब कि इसमें से बंदरगाह युक्त, मान लिया आपको जैसे पता लोथल पता है, लोथल सब जानते हैं कि ज्यादातर जो है बंदरगाह युक्त, लेकिन जैसे आपको इसमें से बालाकोट ऑप्शन दे देता तो अब आपको ध्यान रहेगा कि मतलब जो है ये हमको यही टिक करना है, बाकी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। 15 प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं, लेकिन वो प्रश्न ज़्यादा ही हो जाते हैं। आप अपना फीडबैक और वो क्या कहते हैं सजेशन कमेंट में जरूर करिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।